मेरी बात? तो ऐसे वाले क्वेश्चंस 13 जुलाई में मैंने देखे हैं, लगभग 12-13 ऐसे क्वेश्चंस थे. सो आई विल डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चंस. और उसके बाद पी ब्लॉक में भी ज्यादा नहीं है पी ब्लॉक में, क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस तुम लोगों की क्लास का सही है, बट उसमें भी कुछ 6-7 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि कुछ तुमसे नहीं हुए. 3-4 क्वेश्चन मैंने तुम्हारे ग्रुप 13 से भी डाले हुए थे यहाँ पे, तो वैसे वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एक बार समझा दूं. ठीक है जी. तो आई गेस आई शुड गेट स्टार्टेड. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर. जिसने एनालिसिस नहीं किया कर लेना बेटा. और अगर आप चाहते हो कि पेपर आपको खोल के भी बैठना है तो खोल लो. पहले मैं MT2 का डिस्कशन यहाँ पे कराऊंगी. गौरव आ गया? गौरव यस पाल. मैम, मुझे बिल्कुल मैम. मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ भाई. तुम लोग, मेरे को ऐसे पता ही नहीं चलता कौन आगे चला गया. अब मैं मान लो किसी 1-2 बच्चे का नाम लेना भूल जाऊं, फिर तो मुझे लगता है वो आया ही नहीं क्लास में. गेटिंग माई पॉइंट? गिव मी थम्स अप या फिर कुछ बोल लो माइक अनम्यूट करके, ताकि पता तो रहे ये बच्चा क्लास में आता है. ऐसे छुप के बैठ जाता बैक बेंचर की तरह. ठीक है, ऐसे नहीं करना होता. स्मृतिका, सुनिधि, श्रुति, अंजलि, रिया. यस मैम. ऑल राइट, ठीक है. चलिए, ये देखो राहुल, तुम अपनी चिंता करो ना. हे भगवान, इसको इतनी टेंशन रहती है ना, मैं मतलब क्या ही बताऊं. राहुल, एक मिनट बेटा. क्या हो गया? ठीक है, आवाज आ रही है प्रिंस? आवाज आ रही है प्रिंस राठौर? आ रही है क्या? गायब हो गई मेरी आवाज? आ रही प्रिंस, मैम. ठीक है प्रिंस, आई होप यू आर इन द क्लास. ओके, ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं. ये एक पहला क्वेश्चन था. इंटीजर वाले तो सबने गलत किए हुए हैं या छोड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों. आइए, सो ये वाला एक क्वेश्चन था मेजर टेस्ट 2 में, है ना. सो यहाँ पे ये क्या बोलता है, एक बार पढ़ना जी. स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार सारे, जल्दी से पढ़ो इसको. स्टेटमेंट को क्या कहता है? एज्यूमिंग दैट सी वाटर इज इतने % बाय मास. ठीक है, दूसरे बैच के बच्चे यहाँ पे कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? नितांत, आप इस क्लास में कैसे? यार बोलते भी नहीं है यार, मेरे तो सर माथा दर्द हो जाता है. 3.50% मास बाय मास का मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा? राहुल, मेरे को बताना इसका मतलब क्या है. 3.50% मास बाय मास का मतलब क्या है? मैम 100 ग्राम सी वाटर में 3.5 ग्राम NaCl है. ठीक है, 3.5 ग्राम NaCl है प्रेजेंट किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. सबको पता है, सबको पता है. मोलालिटी ऑफ सी वाटर आपको दी हुई है x, आपको 100x की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले आप मोलालिटी ही निकाल लो. गौरव, मुझे बताओगे मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गौरव, यस मैम. मोलालिटी का फॉर्मूला बताओ मेरे को. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. हाँ, इतनी देर क्यों लगवा देते हो मेरे को, मतलब बोलते बोलते. मैं वेट कर रही थी. कुछ काम तो नहीं कर रहे? मैम माइक ही ओपन नहीं हो रहा था, बार बार कुछ क्लिक हो जा रहा था दूसरा. अच्छा ठीक है, ऑल राइट. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे मेरा बेटा? गिवन मास दैट इज 3.5 ग्राम बाय मोलर मास. मोलर मास याद ही रखो वैसे तो, 23 + 35.5 दैट इज 58.5. सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है क्या मुझे? नहीं दिया हुआ ना. सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है और सोल्यूट का. तो पलक, मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे सॉल्वेंट के मास के लिए? 100 में से 3.5 माइनस करना.
वेरी गुड, ऐसे बोला करो, मन भी खुश होता है मेरा, नहीं तो तब बोरिंग लगता है ना, एक तो ऑनलाइन शक्ल दिख नहीं रही तुम लोगों की, मजा भी नहीं आता पढ़ाते हुए फिर। ठीक है, तो आपको बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये काम तुम करोगे, मेरे को करना पड़ेगा, तुम करो चलो। आपको इसको क्या करना है, ये आपका 96.5 आ जाएगा, आपको इसको सॉल्व करना है। अरे दूसरे बैच के बच्चे कहीं कहाँ से आ गए। विशाल, लिंक गलत आ गया क्या ग्रुप में? सॉरी मैम। हाँ यार, तुम तो बात का जवाब भी नहीं देते हो मेरा। मनीषा, कितना आ रहा है बेटा सॉल्व करने पे, बताओगी? हुआ नहीं मैम, अभी कर रही हूँ। अच्छा ओके, किसी ने किया है? किसी ने किया है तो बताइए मैम मुझे। 60। हाँ जी, तुमने तो आंसर बता दिया राहुल। इसको मल्टीप्लाई सोल्व वगैरह करने पे कितना आएगा आर्यन? मैम इसमें जो हमने मास लिया सॉल्वेंट का, वो केजी में लिया है ग्राम में लिया? ऑल राइट, ये ग्राम में आएगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। मास और सोल्वेंट शुड बी इन केजी ना, तो नीचे आपका ग्राम में आया तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा केजी में जाने के लिए। 0.625 0.62 आएगा, 0.62 आएगा। आपको ये तो x आ गया, आपको क्या निकालना है, 100x निकालना है। तो 100x क्या हो गया, 100 इंटू 0.62 दैट इज 62। सुमित बिल्कुल एकदम, सुमित का बहुत फायदा है क्लास में, पता है क्यों? वो एकदम ऐसे बैठता है स्क्रीन के आगे, एकदम कि बस एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखता है ना, बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर आ जाएगा 62। ठीक है, आपको नियरेस्ट इंटीजर में बताना था, आपको 100x निकालना था, तो 100 इंटू 0.62 62। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलूं कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या, तो नहीं, ये क्वेश्चन डिफिकल्टी में तो नहीं आता बच्चों। आपको बस ये करना था, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए था। 3.50% मास बाय मास मोलालिटी का फॉर्मूला तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से आपको पता होना चाहिए। आपको बस सॉल्व करना था और आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। मैम कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही थी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बट आ जाएगा ना आंसर इसका। मैम ऊपर से न्यूमेरिकल वैल्यू में था, जिस वजह से डर लग रहा था गलत हो जाएगा। हाँ तो छोड़ आए होगे तुम लोग, ये डर मैम पूरा आ जाएगा तुम लोगों को एक दिन। मैम पूरा ठीक करा था आंसर मैम, बस 60 लिख के आ गया, शायद कैलकुलेशन एरर हो गया, बस 2 रह गया मैम बस। अच्छा तो गलत हो गया। देखो मैं अगर, मेरा अगर मानना है, अगर आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से आता है और अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन ये हो गई पता नहीं गलत हो जाएगा, तो अगर आप लोग अभी संडे वाले में ये टेस्ट दे रहे हो, चैप्टर टेस्ट दे रहे हो, मेजर टेस्ट दे रहे हो, तो वहां पे थोड़ा अभी से ही आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आप लोग छोड़ देते हो ना न्यूमेरिकल देख के, वो आगे तुम्हें बहुत खराब करेगा। मैं ऐसे बता रही हूँ मैं, क्योंकि फिजिकल में तो न्यूमेरिकल भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं होते, जेई ऐसा, एनटीए सारा ऐसा सेट नहीं करता कि जहाँ पे बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन हो। और जो आपके इंटीजर बेस्ड सवाल आते हैं, क्या उसमें सारे न्यूमेरिकल थोड़ी ना देगा वो। गेटिंग माई पॉइंट? 5 में से एक तो थ्योरेटिकल भी देगा, एक कॉन्सेप्चुअल भी दे सकता है। ठीक है, तो ये डर निकालो। ठीक है, गलत होता है तो कोई बात नहीं ना, इट्स ओके। वैसे भी तो तुम इतनी गलतियां करते हो, ब्लंडर मारते हो पेपर में, एटलीस्ट कम से कम तुम अपना इसमें दोगे तो सही ना, कैलकुलेट करके आंसर दोगे। और अगर मान लो तुम 60 मार्क करके आ रहे हो लेट्स से, ठीक है, फिर जब तुम एनालिसिस करो कम से कम तुम्हें पता तो चलेगा, हाँ ये मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो ये डर को निकालो। मैं बहुत बच्चों को देखती हूँ, वो न्यूमेरिकल देखते ही आगे बढ़ जाते हैं, पता नहीं क्या चढ़ जाता है, ऐसे इतना डर लगता है तुम लोगों को। ठीक है, सो यस, चलूं मैं आगे? ओके ओके बेटा, बाकी चारों कर दिए, वेल एंड गुड है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था एक 47 वाला। आंसर मत बताना प्लीज, देखो जिसको आता भी है अच्छी बात है, बट आंसर मत बताना। नेक्स्ट टेस्ट अगले हफ्ते है,
इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन 1 kg ऑफ बेंजीन इज 0.2, मोलालिटी बतानी है। तो आपको क्या दिया हुआ है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, बोलो संदीप, आर्यन, सुमित, सुमित को तो पता ही है, प्रिंस 0.2। ऑलराइट, ये कैसे करना था अभी बताती हूँ। अगर आपको सोल्यूट का दिया हुआ है तो क्या तुम सॉल्वेंट का निकाल लोगे यहाँ से? हाँ मैम निकाल लेंगे 0.8। मैंने तुम्हें कहा था ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है अगर तुम चाहते हो कम टाइम लगे। मैंने तुम्हें बोला था कि एक मोलालिटी का और मोल फ्रैक्शन का, मैंने तुम्हें सिर्फ 2 ही रिलेशन बताए थे, ठीक है, वही लगाना था। क्या नाम है गौरव, आपको डायरेक्ट मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में मैंने एक फॉर्मूला रिलेशन बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। नहीं, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट याद नहीं आता, ये सोल्यूट वाला तो याद था रिलेशन का। कोई नहीं, इसको याद कर लेना, बस इसीलिए ही बोलती हूँ कि रिवीजन जितना ज्यादा होगा ना उतना ज्यादा तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। 0.2 बाई 0.8, 1000 बाय, अब बेंजीन का तुम लोगों को मोलर मास पता होना चाहिए कितना होता है, 78 होता है, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना था, तो ये तो हो जाएगा डायरेक्ट। 250 बाय 78 को डिवाइड करना है, कितना आएगा, 78 टू 3 पे जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग पे जाएगा। 3.2 आ रहा था मैम। ये तो नहीं है मैम, 3.2 3.2। कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसको नियरेस्ट इंटीजर में लिखना था, तो यहाँ क्या लिख के आओगे तुम लोग, 3 कर लोगे। चलिए चलिए ये वाला सवाल करते हैं मेरा बेटा। ये सवाल कैसा है ना, ये पहले भी आ चुका है, किस किस को याद था ये पेपर में देख के कि ये वाला रिपीट हुआ है सवाल, मुझे बताओगे? प्रिंस तुम्हारी आवाज नहीं आ रही आज, प्रिंस राठौर। हाँ, ये किस किस को याद आ गया था कि ये एक पेपर में रिपीट हुआ है, बताना एक बार। ओके 5 6, ओके ऑल राइट, 6 7, शाबाश। और सक्षम को भी, ठीक है, वेरी गुड। और 8, ठीक है, गलत बात है। चलो याद ना आए, लेकिन जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं ना हमें पता चल जाता है। अगर आपका ये गलत हुआ है ना तो फिर यहाँ पे गड़बड़ है, पता है क्यों? क्योंकि एक बार ये पहले पेपर में आ चुका, मैंने ये पेपर डिस्कशन में भी लिया था इफ यू रिमेम्बर, तो ये कायदे से ठीक होना चाहिए था तुम्हारा, ठीक है। चलो आओ, वो कह रहे हैं द करंट एक्स विल फ्लो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है मेरा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 5 वोल्ट, ठीक है। ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है जी। नॉर्मेलिटी भी आपको गिवन है 0.10, जी स्टार आपको यानी कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको 10x निकालना है, 10x को मारो गोली, पहले करंट निकाल के आओ x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्या दिख रहा है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी दिया हुआ है। तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले बताओ कौन सा फॉर्मूला होगा? अपन ने कंडक्टेंस में 4-5 ही फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो कौन सा था, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार वाला पढ़ा था। फिर तुम कप्पा को रेजिस्टिविटी भी ले सकते हो, कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस भी ले सकते हो। और हमने क्या किया था, सोचो, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फॉर्मूले किए थे, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलारिटी, कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाना था। ठीक बात है क्या? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। अब कप्पा क्या होता है? जी इंटू जी स्टार। कप्पा डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, जी इंटू जी स्टार। अब तुम्हें कंडक्टेंस भी नहीं दिया हुआ, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो 1 बाय रेजिस्टेंस है क्या? यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है? 0.10, ठीक है। और यहाँ पे सेल कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा? 0.25। बोलो क्या कहते हो? यस मैम सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो, फिर से बोलो, सेल कांस्टेंट को क्या हुआ? मल्टीप्लाई क्यों करा?
कप्पा क्या होता है? जी इंटू जी स्टार गौरव, ठीक है। हाँ मैम। जी नहीं दिया हुआ कंडक्टेंस, तो जी होता क्या है? 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, तो वही तो किया 1/r इंटू जी स्टार, और ऊपर 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ओके। ठीक है। अब इसको सोल्व करके बताओ आर कितना निकालोगे? गर्व क्या कह रहे हैं? कप्पा तो 1/रो होता है, बट यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी का थोड़ी ना कुछ करेंगे, क्योंकि रेजिस्टिविटी से लेना देना ही नहीं है मेरा बेटा, ठीक है। रेजिस्टिविटी से हमारा लेना देना ही नहीं है, तो ये कप्पा को 1/r थोड़ी ना लिखा है मैंने, कप्पा को लिखा है 1/r इंटू जी स्टार लिखा है, ठीक है। गर्व समझे नहीं? मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा क्या? देखो एक बार, बाकी बच्चे एक बार प्लीज रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। देखो एक बार, गर्व इधर आओ, 25 आ रहा है क्या? गर्व इधर आना एक बार, इधर आओ। कप्पा ये क्या, ये पता है तुम्हें गर्व? कप्पा जी इंटू जी स्टार होता है, बस मुझे ये कंफर्म करो, गिव मी थम्स अप। हाँ, जी इंटू जी स्टार होता है इंटू 1000 बाय नॉर्मालिटी। तुम्हें ये पता है कंडक्टेंस 1 बाय रेजिस्टेंस होता है? हाँ, बस आ गया। देखो अब तुम्हें सारी वैल्यूज रखनी है यहाँ पे, 100 सेल कांस्टेंट 0.25 इंटू 1000, रेजिस्टेंस हमें निकालना है, नॉर्मालिटी हमें दिया हुआ। तो कितना आ रहा है तुम लोगों का रेजिस्टेंस? आरुष कह रहे हैं, सारे बच्चे कह रहे हैं 25 आ रहा है मैम। आ भी गया? चलो आगे बढ़ो। आपको बोला यस मैम 25। हाँ, करंट निकालना है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कैसे निकालोगे। करंट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो पक्का V इज इक्वल टू IR लगा होगा, नहीं तो तुम यूनिट से भी कर सकते हो, Yes, कोई ma'am. दिक्कत नहीं है। तो V 5/25 यानी कि कितना आ गया? 0.2, और तुम्हें 10x Yes. निकालना है, तो कितना हो जाएगा ये? तो Ma'am, 2. 2 विल बी द फाइनल आंसर। और ऐसा पेपर सॉरी ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है जेई में, 200% आ सकता है, ठीक है। चलो चलिए, ये वाला क्वेश्चन, ये भी कुछ बच्चों का गलत हुआ है, या बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया था। पढ़ो एक बार इसको सारे बच्चे, रफ नोटबुक निकाल लो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो मैं तुम्हारा परसों से ही स्टार्ट कराऊंगी, आज तो मुझे यही लेना था बेटा पेपर वाला पार्ट। तो आप लोग अपनी रफ नोटबुक निकाल के रखिए, और फिर उसके बाद मैं आज आपको बताऊंगी D&F लोग कैसे प्रिपेयर करना है तुम लोगों को। ऑलराइट, चलिए। कुछ बच्चे बहुत चुप बैठे हैं। करो, ट्राई करो एंड हैंड रेज करो बेटा। चलिए, वेरी गुड। शाबाश, करो करो ना। गर्व कुछ भी नहीं है बेटा, पूरा नया चैप्टर है वो, कुछ भी नहीं चाहिए उसमें, ठीक है। तुम्हारे लिए पूरा नया चैप्टर है, नाम भी शायद वर्ड्स के तुम पहली बार सुनोगे इसमें। ओके, 8 बच्चों ने हैंड रेज किया है। सिमरन आपका नहीं हुआ था क्या? बेटा ऑल राइट, मनीषा आप बताएंगी? हाँ जी मनीषा, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन? माइक नहीं हो रहा। तुम लोगों का माइक कैसे काम करना बंद कर देता है? आदर्श, आदर्श भारद्वाज, यस मैम। बताइए नहीं किया अभी। अप्रोच कैसे करोगे? मेरे को अप्रोच बता दे बस। मैम जी
मैम पहले हम ना इसमें सेल कांस्टेंट निकालेंगे, जी स्टार इज इक्वल टू एल अपॉन ए। वेरी गुड। फिर देन मैम हम इसको कापा की वैल्यू में पुट करेंगे, जी स्टार अपॉन आर। फिर हमारे पास आएगा मैम कापा की वैल्यू आ जाएंगी 0.01। फिर उसके बाद हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल देंगे, के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। तो मैम वो हमारे पास आएगा 10 आ रहा है मैम आंसर। ठीक है, वही करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। कप्पा आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, जी इंटू जी स्टार इंटू 1000, नॉर्मेलिटी आपको 1 दिया हुआ है। जी क्या होगा 1 बाय आर, 1/50। सेल कांस्टेंट आपको दिया हुआ है मेरा बेटा 0.5 इंटू 1000, तो कितना आ गया ये तुम लोगों का 10। ठीक है, यस मैम। चलिए आदर्श ये हुआ नहीं था क्या तुम्हारा? मैम न्यूमेरिकल इसमें एक भी नहीं किया था मैम मैंने अटेम्प्ट। तुम करते क्यों नहीं हो यार? मेरे को ऐसे लग, क्या मैंने करवाया नहीं क्या तुम लोगों को ऐसे? ये वाला देखो, ये वाला बड़ा प्यारा सा सवाल था। न्यूमेरिकल से मत भागो, रिक्वेस्ट कर रहे हो तुम सबसे। द केसी फॉर द फॉलोइंग, माइक म्यूट कीजिए। द केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आपको निकालना, मतलब केसी की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन क्या है बेटा तुम लोगों की? रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? Tu plus 2 plus tin plus 2 gives tin plus 4 plus copper। इसके लिए निकालना है। हाँ जी, इस फॉर्म में निकालना। देखो देखो, इस फॉर्म को लेके टेंशन मत लो, पहले तुम निकाल लो जो समझ में आ रहा है। अगर तुम ये देख के घबराओगे ना कि मैम ये क्या दिया हुआ है, ये तो हमारे ऊपर से गया, तो पक्का तुम छोड़ के आओगे। और इस क्वेश्चन में ना बहुत कम अटेम्प्ट रेट था, मतलब पूरी क्लास की बात कर रही हूँ, एक बच्चे की नहीं कर रही। इस क्वेश्चन में सबसे कम अटेम्प्ट रेट था, मतलब बहुत ही कम बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। हमने सिमिलर सा क्वेश्चन क्लास में किया था, हाँ बस इस फॉर्म वाला मैंने नहीं करवाया है, राइट। लेकिन तुम कर सकते हो आराम से। आओ इधर आओ, आपको क्या दिया हुआ है? कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट होने का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। कर लूं मैं? चलो मैम कर लो। कितना दिया हुआ है? 0.34 वोल्ट दिया हुआ है। बोलो क्या कहते हो? हाँ मैम। टिन +4 से +2 में जाने का कुछ दिया हुआ है हमें, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके टिन +2 में जाएगा, दैट इज 0.15 वोल्ट। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, जो फाइनल मुझे चाहिए इक्वेशन, उसमें टिन कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मुझे इस इक्वेशन को घुमाना पड़ेगा, ये वाला सेकंड ब्लू वाला घुमा दूं। इतना समझ में आया क्यों घुमाया मैंने? तो अगर तुमने ये घुमाया तो इसके साइन को भी चेंज करना पड़ेगा। पहले 0.15 था क्योंकि पहले रिडक्शन पोटेंशियल था, अब मैंने ऑक्सीडेशन कराया, तो मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे चाहिए होगा। अब तुम कर दो डिवाइड। बन गई बात? कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे? बताओ। 0.19। इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो। कितना आ रहा है? 0.19 आ रहा है। 19। यस मैम 0.19। बहुत बढ़िया, इतना हो गया। चलो मैम इतना काम खत्म हुआ है, लेकिन आगे भी रहता है। आपको केसी निकालना था। केसी के लिए सबको फॉर्मूला पता है, ई सेल तो 0 होता है, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591। उसने बोला यही वैल्यू ले लो बाय 2 log केसी। अब क्या करना है? जस्ट कैलकुलेशन करना है। 0.19 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.0591 बाय 0.0591 इज इक्वल टू log केसी। ये 0.38 बन जाएगा। तो log केसी जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 6.43 आएगा इसको सॉल्व करने पे। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ गौरव बोलो बेटा। स्टार्टिंग वाले का दोबारा बता दो जरा, कि यहाँ मेरे घर पर लाइट समझ में नहीं आया। क्या हो गया? लाइट चली गई? हाँ मैम, ध्यान भटक गया। क्या लाइट बंद ही हो गई क्या? बिल्कुल। नहीं चलेगी, बारिश का मौसम हो रहा है ना, चलेगी। ओ अच्छा, तो कितना समझा तुमने ये?
मैम स्टार्टिंग से समझा, मतलब स्टार्टिंग वाली रिएक्शन समझा दो, बाकी लास्ट का तो समझ ले। ठीक है, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ये थी गौरव, कॉपर +2 से कॉपर का आपको दिया हुआ था, मैंने ले लिया। टिन +4 से +2 का दिया हुआ था, राइट। मैंने इस इक्वेशन को पलटी मारा है, मतलब उल्टा रिवर्स कर दिया। वो इसलिए कर दिया क्योंकि जो मेरे को रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, मुझे टिन +2 लेफ्ट हैंड साइड चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसको इस तरीके से लिखा। तो 0.15 था मेरा पहले, मैंने उसको क्या करा, माइनस कर दिया क्योंकि इक्वेशन को पलटा है। तो जब मैंने इसको ऐड कर दिया, मतलब लाइक इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन मेरे पास आ गई, तो उसका जो ई सेल है, ई नोट सेल, वो 0.19 वोल्ट आ गया ना। जस्ट यू नीड टू ऐड 0.34 माइनस 0.15। फिर यहाँ से ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.051/2 log KC निकाल लिया। log KC आया 6.43। तो आपको अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पेपर में भी ऐसा दिया जाएगा तुम्हें, 6.429 आएगा बेटा। एटलीस्ट डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले हर्षित, है ना, 2 डिजिट लिया करो एटलीस्ट। और अगर 0 आ रहा है डेसिमल के बाद तो 3 डिजिट लिया करो। इधर आओ। तो आपको क्या करना है, जो डेसिमल से पहले वाला डिजिट है, देख रहे हो कितने डिजिट है, एक ही है ना। तो जो डेसिमल के पहले आएगा उसको आपको क्या करना है, पावर में लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाना है, पावर में लेके जाना है। और अब 0.43 का क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें, एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, जो कि कितना दिया हुआ है, 2.63। तो यानी कि जो केसी की वैल्यू आई है मेरा बेटा 2.63 इंटू 10⁶। अब इसको कंपेयर करो, ए क्या आया है मेरा 2, बी क्या आया है 6, सी क्या आया है 3, सी क्या आया है 6। तो देखो ना, 2 + 6 + 3 + 6 कितना हो गया ये तुम्हारा 17। 17 would be the final answer। इतना काम तुमने किया हुआ है, बस ये आगे थोड़ा सा इस हिसाब से तुमसे पूछ लिया गया था। सुनिधि है क्लास में? यस मैम। ठीक है, आई होप सभी बच्चों का ध्यान यहीं पे है, कोई और काम ना कर रहा हो। तुषार है क्लास में? ठीक है, तुम में से कौन कौन आएगा संडे को एल्यूमिनाई वाले वहां पे इवेंट पे? टेली वाले जो बच्चे हैं हैंड रेस करिएगा। हम आना कहाँ पर है? वो तो मुझे भी नहीं पता, नहीं मैं तो नहीं आ रही शायद। बेटा वहां पे ना, जो अभी पास आउट हुए हैं बच्चे, जिन्होंने जेई मेंस और एडवांस में अच्छा किया है, और जो अभी कॉलेजेस में जा चुके हैं, या ये वो वाले बच्चे, और जो पहले वाले बैचेस से बच्चे निकल चुके हैं, तो वो बच्चे आएंगे वहां पे, ठीक है। हाँ टेस्ट भी है बेटा, टेस्ट मत स्किप करना, आ जाओ इधर। एक क्वेश्चन ये छोड़ा हुआ है बेटा तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग से, मतलब या तो गलत किया हुआ है या किया ही नहीं इस सवाल को। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैव 0 डायपोल मोमेंट। वो कह रहे हैं कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का 0 डायपोल मोमेंट 0 तभी होगा जब ये वाली कंडीशन होगी, इनके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से सुनना, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। वो कह रहे हैं ऑल देयर बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल। जिसका हो गया तो अच्छी बात है बेटा, ऑल देयर बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल। क्या यही कंडीशन है? ऐसा क्या अगर मान लो बॉन्ड एंगल बराबर नहीं है तो क्या 0 नहीं हो सकता डायपोल मोमेंट? बता सकता मुझे कोई? आदर्श बताना, तुम्हारा हो गया ना, बताओ। मैम हो सकता है 0। तो एग्जाम्पल दो मेरे को बेटा, एग्जाम्पल दो। PCl5। वेरी गुड, शाबाश। PCl5। PCl5 में मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है। PCl5 देखो, यहाँ पे 90 डिग्री के, 180 डिग्री और 120 डिग्री के एंगल मिल रहे हैं, लेकिन इसका तो डायपोल मोमेंट क्या होता है मेरा बेटा, 0 होता है। तो यानी कि ये बात तो गलत हो गई, और अगर ये गलत हो गई तो ये भी गलत हो गया। फिर कह रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ हमेशा आइडेंटिकल होने जरूरी है कि नहीं? यहाँ पे भी देख लो, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। यस और नो? क्या कहते हो? यस मैम। यस। तो यानी कि ये बात भी गलत, ठीक है। तो वैसे तो आंसर यही आएगा ना, नॉट करेक्ट। फिर बोल रहे हैं क्या कोई लोन पेयर ना हो? मैंने बोला था, आपको याद करो, एक लिखवाया था कि अगर मॉलिक्यूल के साइड एटम सेम हो
और सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो तो उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, ये मैंने बताया था। लेकिन उसके अलावा भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताए थे जहां पे सेंट्रल एटम, यस, जहां पे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होता है और साइड एटम भी सेम होता है, लेकिन वहां पे डायपोल मोमेंट 0 होता है। याद करो, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, याद करो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। इसमें XgF2 ले लो, याद करो 3 लोन पेयर थे इसके पास, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम पे 3 लोन पेयर है, तो ये ऊपर वाला F नीचे वाले के डायपोल को कैंसिल कर रहा है और ये वाला लोन पेयर दूसरे वाले लोन पेयर को, तो यानी कि इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि नन आर करेक्ट। हाँ, I3 नेगेटिव भी हो सकता है बेटा, ICl2 नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जिसमें 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर आते हो वो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, या जिसमें 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आते हैं कोई भी एग्जाम्पल ले लो, या 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ये 3 केसेस मैंने जो है आप लोगों को लिखवाए थे, ठीक है। चलिए, ये वाला सवाल भी बड़े बच्चों ने गलत किया हुआ था, देखना एक बार। ये थर्मो से था, जिसका ठीक था, अगेन मैं कह रही हूँ जिसका ठीक था वो बहुत अच्छी बात है, बट पूरी क्लास की बात करूं तो इसमें भी गड़बड़ करी हुई थी। आपको बोला है कोई प्रोसेस है, उसका क्यू दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, अगर मैं केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखूं, इधर समझ लो, इट्स ओके अगर गलत हो गया था तो, अगर मैं बोलूं हीट का जो चेंज है वो पॉजिटिव दिखा रहे हैं और नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो इनका जो बेसिकली जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है साइन कन्वेंशन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हीट पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब हीट क्या हो रहा है बताओ, सराउंडिंग से सिस्टम को मिल रही है, क्या बोल सकती हूँ मैं, यस मैम, यस मैम, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये भी तुम्हें बताया गया होगा अगर तुमने थर्मो पढ़ी थी थोड़ी सी, कि अगर मान लो जो चीज पॉजिटिव है, इसमें क्या नाम है थर्मोडायनेमिक्स में, या ये भी बोला होगा सिस्टम हमारे लिए भगवान है, तो सिस्टम को जो चीज दोगे वो पॉजिटिव होगी, सिस्टम से कोई चीज लोगे तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, इसका मतलब क्या है, सिस्टम से बाहर जा रही है, सिस्टम हीट लॉस कर रहा है, वेरी गुड, ठीक है मैम। अब W क्या दिया हुआ है तुम्हें, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्क डन, मतलब वर्क डन किस पे हो रहा है, सिस्टम पे हो रहा है। जो आप फिजिक्स वाले में पढ़ते हो ना, उसमें थोड़ा उल्टा रहता है बेटा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब सिस्टम पे काम कौन कर रहा है, सराउंडिंग करेगा ना, यस, ठीक है मैम। और डेल्टा यू क्या होता है, Q प्लस W, तो Q कितना है -10 प्लस वर्क डन इज 25, तो ये आ गया प्लस का 15, तो ये तो वैसे ही हट गया। हीट फ्लो फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम, गलत। सिस्टम डज वर्क ऑन द सराउंडिंग, गलत। आंसर इज नन ऑफ द, ठीक है, नन ऑफ द। ऑलराइट, आगे चलूं, एक बार बता दो आगे चलूं क्या, यस, ठीक है। ये वाला सवाल भी छोड़ के आए थे साजिया, ओके साजिया है, हाँ जी, ये वाला अपना फेवरेट सवाल हुआ करता था, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। बच्चों मैं थोड़ा सा ना ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बता भी देती हूँ, आपको पता नहीं भूल ना गए हो, याद है तुम लोगों को मैंने ऐसा कुछ लेके बताया था, है ना, ऐसा कुछ बताया था मैंने तुम लोगों को, यस, और यहाँ पे मैंने बेसिकली बीच में क्या ली थी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ली थी, याद करो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिया था, कोई भी ले लो, सॉल्वेंट लिया था, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिया था, है ना। तो मैंने तुम्हें ये बोला था ऑस्मोसिस के, देखो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, वो कौन से यूज करोगे, आपका सेलुलोज एसीटेट वाले भी हो सकता है, पार्चमेंट पेपर, कॉपर फेरोसाइनाइड, एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना जब कभी चैप्टर पढ़ो, ठीक है। तो मैंने ये बोला था ऑस्मोसिस के दौरान क्या होता है, कहाँ से कहाँ मूवमेंट होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट टू
लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होती है, क्योंकि वो पानी के मॉलिक्यूल को ही उन होल से जाने की परमिशन देगा, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को नहीं देगा। तो पानी के मॉलिक्यूल्स तो ए वाली साइड भी और बी वाली साइड भी है, मतलब दोनों ही तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? लेकिन जो नेट फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होगा? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड होगा। यहाँ का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेट से यहाँ का वेपर प्रेशर है 60 या मान लेते 100, ठीक है, और आपको पता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, तो मान लेते हैं कितना है 60, लेट्स से, ठीक है। तो जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाओगे तो ये लेवल बेसिकली क्या होने वाला है? तुम्हारा राइज होने वाला है, और ये तब तक राइज होगा जब तक ये कितना ना हो जाए और 40 ATM ना हो जाए, हाँ या ना। और जितना ये उठेगा ना, जितना ये उठेगा, इसी थिकनेस को ही हम क्या बोलते थे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते थे, याद करो। Yes, ma'am. ये मोटाई को ही हम क्या, क्योंकि इसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के टर्म्स में बोल सकते हैं, जो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में क्या लगाएगा? प्रेशर वहां पे लगा रहा है। तो जितनी मोटी ये थिकनेस होती जाएगी उतना ज्यादा वो क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा। तो तब तक वो उठेगी लेयर जब तक वेपर प्रेशर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। और उस टाइम पे अगर वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो आपका सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड पे जाना, ऑस्मोसिस वाली जो चीज है वो रुक जाएगी। तो ये बेसिक वो था, ठीक है। आपको इसमें क्या पूछा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता था? कॉन्सेंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे। तो ये फॉर्मूला हुआ करता था अपना, याद कीजिए। अब वो कह रहे हैं ये कंप्लीटली डिसोसिएट किया है जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब तुम मुझे बताओ ये इलेक्ट्रोलाइट कितनों में टूटेगा? वेरी गुड, 3 में टूटेगा। तो यहाँ 3, अब ध्यान रखना उसने बोला कंप्लीटली डिसोसिएटेड, मतलब अगर मैं ये बोलूं 100% डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि कंप्लीटली बोल दिया, तो मतलब उस केस में मेरा बॉन्ड ऑफ फैक्टर और एन की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। अब्दुल्ला आज गायब हो तुम, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है क्या हमें? डायरेक्ट नहीं दी हुई, निकालो। कंसंट्रेशन होता है N/V और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो लिख दूं गिवन मास बाय मोलर मास। इसका सोल्व करना 174 है, मेरे को इसलिए याद है क्योंकि अभी पिछले बैच में सोल्व कराया था। तो 2 × 39 + 32 + 64 कर देना, इतना ही आएगा। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। इसको तुम 0.082 ले लो या 1/12 ले लो, तुम्हारी इच्छा। टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। इसको छोड़ के मत आना अगर ऐसा सवाल पेपर में आ जाता है। हाँ, कैलकुलेशन के लिए तुम सेकंड राउंड में कर सकते हो इसको, लेकिन छोड़ के मत आना। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके भी कर लोगे तो काम बन जाएगा इसमें, ठीक है। काम यहाँ पे बन जाएगा। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा अराउंड 5 पॉइंट समथिंग आएगा। व्हेन यू सोल्व दिस ना, तो अराउंड 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो फिर ये वाला आंसर जो है तुम लोगों को मार्क करके आना है। देखो आप लोगों को ना बस जो पेपर डिस्कशन होता है ना, वो क्वेश्चन इस तरीके से समझ में आना चाहिए कि अगर इन फ्यूचर कहीं पे भी रिपीट होता है, चाहे वो अवंती वाले टेस्ट में हो, तुम्हारे मॉक टेस्ट में हो या फिर जेईई में हो, तुम वो कर पाओ, तब मेरा इतना चिल्ला चिल्ला के डिस्कस करवाना सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा तुम्हें पेपर डिस्कशन में दिया जाता है, तो उस चीज का फायदा उठाओ, है ना। आइए, ये वाला क्वेश्चन था एक, क्या कहता है ये? पढ़ना एक बार। वो कह रहा है एक इक्वेशन है 4NO2 + O2 2N2O5। अब आपको क्या दिया हुआ है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा? एक तुमने पढ़ा होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक ही बात होती है? कैन एनीवन टेल मी? जिसको नहीं पता इट्स ओके, बट वैसे बताओ किसी को पता है तो। मैम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है जब हम रिएक्शन में जो मतलब जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है रिएक्टेंट की माइनस करते हैं, और जो फॉर्मेशन होता है उसमें हम 1 मोल लेते हैं फॉर्मेशन में। शाबाश, बिल्कुल ठीक बोला है सुमित ने। जब हम फॉर्मेशन की बात, देखो फॉर्मेशन की बात, कंबशन की बात हम तभी करते हैं
जब हम 1 मोल अगर हमारा कुछ फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, तब हम फॉर्मेशन की करते हैं बात, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 2 मोल N2O5 बन रहा है, तो यू कांट से कि डेल्टा HR किसके बराबर होगा, डेल्टा HF के बराबर होगा। अगर किसी ने थर्मो पढ़ा है तो ठीक, मतलब या पता होगा, नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आइए। फिर वो कह रहा है कि अगर N2O5 सॉलिड इज फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ N2O5 गैस, मतलब वो कह रहा है कि अगर N2O5 सॉलिड बनता है बजाय किसके, N2O5 गैस के, तो डेल्टा HR क्या होगा। तो उन्होंने सब्लिमेशन एंथैल्पी भी दी है। सब्लिमेशन बोले तो सॉलिड से गैस में, हाँ या ना, कंफर्म करो सारे। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 54 किलो जूल दिया हुआ है ना। ओके चलिए, अब आपको क्या बताना है कि इफ N2O5 सॉलिड इज फॉर्म, मुझे यहाँ पे N2O5 सॉलिड चाहिए, कि क्या मैं पलट दूं इस इक्वेशन को, बोलो, क्या मैं गैस और यहाँ सॉलिड लिख दूं। अगर इसको पलटा है तो इसको पलटो, फिर मतलब साइन चेंज करो, प्लस का माइनस करिए। अब क्या बात बनी, कुछ बनी बात। अब तुम देखो, तुम्हें सॉलिड चाहिए तो गैस वाला हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो। तो बस अब हो जाएगी, बात बन गई। तो कितना हो जाएगा, -111 माइनस ये कितना हो जाएगा 108, ये आ जाएगा -219 किलो जूल। ठीक है क्या गर्व, ठीक है पलक, संदीप, Yes, सुमित, आदर्श, मनीषा, सक्षम, यस मैम। समृतिका, हर्षित, आरुष, ध्रुवी, रिया, गौरव, गौरव Yes, फिर ma'am. left से देखो बेटा, पीरबख्श, अब्दुल्ला, धनंजय। यस मैम। ठीक है बस, हाँ यस मैम। यू आर प्रेजेंट पीरबख्श। चलिए आइए, ये वाला क्वेश्चन तुमने नालायकों ने फिर गलत कर रखा था MT2 में, ये कराया भी था मैंने, फिर दोबारा गलत मार दिया था तुम लोगों ने। मैम ये तो 2 बार आया था। एक ही पेपर में? ना मतलब पिछले वाले में जब केमिकल काइनेटिक्स का हाँ हुआ था, हाँ, रिपीट था ये वाला सवाल, रिपीट था। तो याद था आंसर। याद था। रेट कांस्टेंट आपको दिया ही हुआ था बेटा। अब ये देखो यूनिट के हिसाब से देखो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये। मैम सेकंड ऑर्डर। सेकंड। क्या तुम्हें जनरल यूनिट पता है रेट कांस्टेंट की? जिसको नहीं पता अपने हाथ उठाइए, या एक काम करो, जिसको पता है वो हाथ उठाओ। रेट कांस्टेंट की जनरल यूनिट क्या होती है, चलो जल्दी हाथ खड़े करो। अरे राम, सिर्फ 9 बच्चों को, 11 बच्चों को। सुनिधि आपको नहीं मालूम? श्रुति को मालूम है, सुनिधि को नहीं मालूम है क्या? धनंजय, हर्षित, आरुष, रिया, और तुम लोग तो ठीक है। तो अगर तुम n की वैल्यू 2 रखोगे तो यही आएगा, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है? तो क्या होगा, रेट क्या होगा, k इंटू ए का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, रेट बाय रेट कांस्टेंट। तो रेट कितना दिया हुआ है, अब बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। क्या करोगे सॉल्व करने के लिए तुम लोग? इसको तुम्हें जैसे मर्जी करना है वैसे मर्जी करो, आंसर आना चाहिए तुम लोगों का। कैसे करोगे? ऊपर है 10 की पावर 5, नीचे है 12 इंटू 2। ठीक है, बोलो। तो ये कितने जाएगा,
हेलो, क्या हो गया? मैम तो -5 है ना? मैम -5 और -4 है। और ऊपर 1 0 ज्यादा लगा दी मैंने। ऊपर 4 आएगा, नीचे 5। यस मैम। थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, हाँ कर लो इसको सोल्व। कितना आ जाएगा? बी आ रहा होगा तुम लोगों का। यस मैम। ऑल राइट, अभी मैं इसको कुछ छेड़ नहीं रही हूँ, ऐसे ही रख रही हूँ। ठीक है क्या? हाँ, तो बस वो मैंने इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि मेरे को ऑप्शन में दिख रहा है, मेरे को एक जगह ना √5 चाहिए, तभी मैं इसको 5 को 2 से नहीं काट। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? बाकी आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। तो बस इसको अब सोल्व कर ले दो। तो ये कितना हो जाएगा? 5/12 इंटू 100। तो 12 को क्या लिख सकते हो तुम लोग? 3 × 4 लिख दो, बोलो। यस मैम। यस तो मैम। ए क्या हो जाएगा? √5/3। इसका 2 हो जाएगा, इसका 10, तो यानी कि 1/20। ठीक है, तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। मैम टेस्ट में क्या कर दिया था? क्या कर दिया? 0 से 0 काट दी थी क्या? यस मैम, चार ऊपर की चारों जीरो काट दी थी, नीचे वाली और रूट ही नहीं आ रहा था। हाँ, तो वो आपको ना उसको बनाना पड़ेगा इस तरीके से, समझ रहे हो? नहीं तो एक ही 0 बचेगी तुम्हारे नीचे, 1/10 बचेगा। ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके से बनाना था। ये वाला क्वेश्चन भी गलत किया हुआ है आप मैम सी ऑप्शन। बच्चों ने। एम्पेरिकल फॉर्मूला सबसे सिंपलेस्ट रेशो में होता है आपका कंपाउंड। तो अब देखो, ये तो सबसे सिंपलेस्ट में है, ये भी। इसको आप और सिंपल कर सकते हो ना। तो यानी कि दिस कैन नेवर बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। अब देख लो किसने गलत किया था, और आज के बाद मत करना ये वाला। मैम ये 2 बार आया था, दोनों बार सही किया। दोनों बार कब आया था? मैम ये रिपीटेड क्वेश्चन। अच्छा, ओके ओके, ये वाला सवाल देखो। हाँ, ये तुम छोड़ सकते थे जिसको नहीं पता था। ये वाला 31 वाला, ये अच्छा पी ब्लॉक पे आ चुके हैं हम फाइनली। इसका आंसर तो डी होगा। देखो, ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था बेटा, माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट करो जिसका भी होता है। इंटर हेलोजन कंपाउंड, ये वाला टॉपिक वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन क्यों दिया पेपर में, बट ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखो, इंटर हेलोजन, बस थोड़ी सी बात याद रखनी है, 2-3। इंटर हेलोजन का मतलब होता है जब 2 डिफरेंट हेलोजन कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स ही बनते हैं। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को कैसे टाइप के होते हैं मेरा बेटा? XX-, XX3-, XX5-, ये आप लोगों के बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनकी जनरल कॉम्पोजिशन बता रही हूँ ये, और जिसमें उनको एनसीईआरटी बोलती है कि जो X है ना, आप उसको कंसिडर करोगे कि वो वाला हेलोजन है जो लार्जर इन साइज है, और X- क्या होगा आप लोगों का? स्मॉलर इन साइज होगा। ये एनसीईआरटी ने बोला है। तो बाय डिफॉल्ट जो X होता है वो आप वही वाला हेलोजन लोगे जो लार्जर इन साइज होगा, जैसे आप ये देख भी पा रहे हो ICL, ठीक है, जैसे ClF3, ठीक है। और X- क्या होगा आप लोगों का? स्मॉलर इन साइज होगा, ठीक है। अगर स्मॉलर इन साइज है X- तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, और X क्या होगा? कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ये आपको नहीं करना, ठीक है। फिर वो बोलता है कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये हम बोल सकते हैं ना, उनका बॉन्ड भी वीक होता है। क्यों? क्योंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में क्या होगा मेरा बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, हाँ या ना? साइज की वजह से भी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो क्या होगा? पोलर तो होगा आपका बॉन्ड, मतलब वो क्या होगा? वीक होगा।
जबकि आपके जो ये नॉर्मल Cl2 वाली बात करूं मैं, Br2 वाली बात करूं, I2 बात करूं, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ कि इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोजन से? कैन आई से दिस? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर वीकर और आई कैन से मोर रिएक्टिव देन हेलोजन्स। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? फ्लोरीन। मतलब अगर मान लो मेरे पास F2 है और कोई इंटर हेलोजन कंपाउंड है, तो भाई साहब वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। कौन? F2। F2 ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि ये तो भाई साहब भागने को चाह रहा है कि F नेगेटिव में कन्वर्ट हो। रीजन क्यों है? क्यों जाना चाहते हैं F नेगेटिव में इतना जल्दी? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये वाली लाइन बोली हुई है, एक बार पढ़ भी सकते हो तुम लोग। इन जनरल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स मोर रिएक्टिव होंगे देन हेलोजन। फ्लोरीन को एक्सेप्शन बोल दिया। दिस इज बिकॉज इंटर हेलोजन बॉन्ड इन मतलब XX डैश बॉन्ड इन इंटर हेलोजन कंपाउंड इज वीकर देन एक्सेस बॉन्ड, ठीक है। तो बस तुम्हें इतना ही करना था क्योंकि सिलेबस से तो ये वैसे नहीं मतलब निकाल दिया है, तो आने के चांसेस तो वैसे ना के बराबर ही है, बट स्टिल एक बार मैंने बता दिया है तो कर लेना। इसको नोट्स में ऐड ऑन करना है वो भी कर लेना। तो ICL जो होगा इसका क्या होगा मेरा बेटा? फाइनल आंसर होगा, ठीक है आर्यन। अच्छा कल ये बताओ तुम्हारे फिजिक्स की क्लास होती है क्या? वैसे तो कल मैम लीव पे, वैसे होती है? यस मैम, कल होती कल हैगी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मैं ले नहीं पाऊंगी, मेरी ऑलरेडी 3 क्लासेस है कल, नहीं तो ले लेती तुम लोगों की। खैर मैम छुट्टी पर है कल मनीषा मैम? हाँ छुट्टी पे है, तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों को क्या पढ़ना है उस टाइम पे, ठीक है। चलिए आगे चलती हूँ मैं। ये वाला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्लोरीन इन एक्वा सॉल्यूशन। बात तो ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताया था मैंने, याद है? क्या बताया था? F2 का सबसे ज्यादा, Cl2, Br2 और I2। कंफ्यूजन हो रही थी? कोई बात नहीं, आओ एक बार। फ्लोरीन बेटा सबसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या हुआ? दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। यानी कि इसकी टेंडेंसी, F2 की टेंडेंसी इसको F नेगेटिव में जो जाने के लिए पुश करती है, ठीक है, वो इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बताता है। तो अब ये इसमें क्यों जाना चाहेगा? देयर आर नंबर ऑफ रीजंस। पहला रीजन क्योंकि इनका बॉन्ड लेंथ क्या है? डिस्टेंस कम है। इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है। तो इनमें क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? कम है। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो ये तो जाना चाहेगा इसमें, यस और नो, ठीक है। चलो मान लिया चला गया। दूसरा, चलने के बाद मतलब चले जाने के बाद ये F नेगेटिव बन रहा है, और F नेगेटिव का मैंने एक्वस सॉल्यूशन बोला। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? पानी के मॉलिक्यूल घेरेंगे इसको भयंकर तरीके से, और अगर भयंकर तरीके से घेरेंगे तो हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, जिसको तुम क्या बोलते हो? हाइड्रेशन एंथैल्पी। वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी। और तुम्हें याद करो टेबल में बताया था मैंने तुम लोगों को। अब्दुल्ला आपने कल टेस्ट नहीं दिया था ना? किसी को बताया आपने रीजन क्यों नहीं दिया था? मैम दिया है टेस्ट। एब्सेंट आ रहे हो आप उसमें टेस्ट स्कोर में। मैम मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं? हाँ आप एक काम करना, मेरे नंबर पे भेज देना, शायद आपका दूसरे बैच में ना रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ठीक है। एक बार भेज देना, ठीक है। हाँ तो मैं कहाँ थी? यहाँ। अच्छा ये भी हो गया। और दूसरी बात, एक बात बताओ, जब F2 F नेगेटिव में जा रहा है तो एक बात बताओ, नोबल गैस बन रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो इसकी बेचारे की क्या थी? एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पर F नेगेटिव बन रहा है, दैट इज 1s2 2s2 2p6, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसकी ज्यादा है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी एक फैक्टर रोल प्ले करता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन रोल प्ले करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी करेगा, लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल कहीं से भी लेना देना इसका नहीं है। मतलब
ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर में आयनाइजेशन पोटेंशियल का कोई योगदान नहीं है। ऑल राइट, सो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले जेई में आ भी चुका है ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ऑल राइट, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का मैंने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि ये पढ़ाया जाता है आप लोगों को ग्रुप 13 में पढ़ाया जाता है, ग्रुप 13 में ना 14 में, क्योंकि सिलिकॉन उसमें आता है ना, बट यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन है ना तो उन्होंने इसमें डाल दिया। हालांकि जब मैंने पेपर देखा था ना, मैंने देख लिया था ये क्वेश्चन डला हुआ है, बट मैंने नहीं हटवाया था, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो 13-14 तो कर दिया होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको ध्यान से सुनना। एक ये वाला सवाल है और एक ये वाला सवाल है, ये भी ग्रुप 13 में पढ़ाया जाता है। जब पढ़ाऊंगी तब की तब देखेंगे, पहले आज सुन लो मेरी बात, है ना। आपको बोला है मेरा बेटा कि इनमें से किसकी पिरामिडल शेप नहीं है। आना एक बार, अगर मैं ए वाले की बनाऊं, जैसे अमोनिया से इसको कंपेयर करो, 3 मिथाइल है, तो ये क्या इसी तरीके से होगा? यस मैम। ठीक है, ये 3 यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन के हाइड्राइड है, इसको हम बोलते हैं ट्राइसिलाइल अमीन। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ट्राइसिलाइल अमीन, क्योंकि जेई में जब सवाल आता है ना, कई बार वो स्ट्रक्चर ना बना के इस नाम से भी पूछता है, ट्राइसिलाइल अमीन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे भी मैम नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है। सी में देखो, इसके पास 3 के ट्राइमिथाइल फॉस्फोरस है, ये इसके पास भी लोन पेयर है, और एक रह गया ट्राइसिलाइल यहाँ पे फॉस्फोरस, इसके पास भी इस तरीके से है। ठीक है, तो अभी दिखने में तो तुम सबको क्या दिख रहा है, ये कैसा है, पिरामिडल दिख रहा होगा तुम सबको, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट इज बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है। हाँ जी बोलिए बेटा, कोई कुछ कह नहीं रहा है? होता क्या, नहीं होता क्या, बता दो। हाँ हाँ बता रही हूँ। देखो बैक बॉन्डिंग, देखो नाम से ही पता चल रहा है कोई पीछे से बॉन्डिंग करेगा, है ना, नाम यही सजेस्ट कर रहा है इसका। तो अब ध्यान से देखोगे मेरा बेटा, नाइट्रोजन के पास 2p होती है ना, और कार्बन के पास भी 2p होती है, बस मुझे ये कंफर्म कर दीजिए आप सारे, ठीक है। कार्बन के पास 2p होती है, नाइट्रोजन के पास भी 2p होती है, और बेसिकली ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कहाँ पे है, आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अब यहाँ पे क्या होता है, क्या पहले हम देखेंगे कि क्या ए में किसी तरीके से बैक बॉन्डिंग हो सकती है। देखो बैक बॉन्डिंग कब होती है ना, ध्यान से सुनना, जब एक के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए हो और दूसरे बंदे के पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हो। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? जब एक के पास देने के लिए हो और दूसरे के पास लेने के लिए हो। अब ये तो देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन कार्बन लेगा क्या, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं लेना चाहेगा, तो यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। और कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से ये क्या होता है मेरा बेटा, पिरामिडल ही होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी देखो, कार्बन के पास लेने के लिए नहीं है, फॉस्फोरस तो देना चाहता है, तो यहाँ पे भी नहीं होगी, तो नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है। ना मेरे को दोबारा समझाना है, बैक बॉन्डिंग समझ में नहीं आया। मैं बोल रही हूँ बैक बॉन्डिंग मतलब होता है, अगर मान लो लेट्स से तुम्हारे पास पैसे हैं, मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो मुझे पैसे चाहिए और तुम्हारे पास है देने के लिए। ये नहीं कि तुम्हारे पास सिर्फ उतने ही है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है देने के लिए और मेरे पास नहीं है, तो मैं तुमसे ले सकती हूँ ना, तुम मुझे दे दोगे ना गौरव, ठीक है। तो सेम यहाँ पे यही कर रहा है, नहीं दोगे क्या, दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है ना, कार्बन का ऑक्टेट उसको चाहिए ही नहीं, तो फिर वो क्यों देगा, वो कहता नहीं देता मैं, तो नहीं देता तो फिर पिरामिडल ही रहेगा। तो देयर इज नो बैक बॉन्डिंग है, ट्राइमिथाइल अमीन में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। इतना आगे बैक हाँ बॉन्डिंग नॉर्मल बॉन्डिंग भी हो रही है। नहीं, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है। अभी इसमें आओ, बी वाले में आओ,
यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये तो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ, इसको नहीं बोल रही तुम। अब मुझे ये बताओ, क्या सिलिकॉन के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होते हैं? जल्दी मेरे को कंफर्म करेंगे सारे बच्चे, क्योंकि कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, d ऑर्बिटल वैकेंट होता है उसके पास, यस और नो? तो अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और सिलिकॉन के पास लेने के लिए क्या है गौरव? खाली जगह है। तो यहाँ पे क्या होती है, इसको बोलते हैं क्या? बैक बॉन्डिंग। दिख रहा है? इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर वैकेंट d ऑर्बिटल में दे दिया, और ये कैसे टाइप की बॉन्डिंग होती है? p पाई d पाई, बोलो, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग इसको बोलते हैं, क्योंकि सिलिकॉन ने अपने 3d ऑर्बिटल यूज किए, ठीक है? नहीं 3d नहीं होता, मैं बता रही हूँ, प्लेनर होता है 3d, और सिलिकॉन ने अपने 3d यूज किया, नाइट्रोजन ने अपना p वाला यूज किया, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाता है बेसिकली पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ एक बार, इसको मैं हटा रही हूँ, देखना एक बार, हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा हो पहले। देखो एक बार, ऐसे देख रहे हो, ऐसे तो सबको ही दे सकता है ये, हाँ एक टाइम पे एक को देगा, देख रहे हो, ऐसा हो जाता है। तो अब क्या हुआ बेटा, जो इसके पास लोन पेयर थे वो तो इसने क्या दी थी? बैक बॉन्डिंग में यूज कर दिए। यस, दिस इज इन पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 14 बेटा, ठीक है? तो जो इसके पास लोन पेयर थे बेटा नाइट्रोजन के, जिसकी वजह से इसका पिरामिडल शेप था, वो तो इसने क्या कर दिया? बैक बॉन्डिंग में यूज कर लिए है ये, बोलो। तो अब कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली अब क्या है, जो नाइट्रोजन पहले पिरामिडल में था, अब वो अपने आप को एडजस्ट करके, क्योंकि देखो पहले तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन थी, अब वो कहता है मैं भाई खुला हो जाऊंगा, तो वो क्या करता है? बैक बॉन्डिंग की वजह से मेरा बेटा जो पिरामिडल शेप होता है वो प्लेनर बन जाता है। क्या हो जाता है? प्लेनर बन जाता है। और ये मैं ऐसे नहीं बता रही, ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है? जो आप ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से, आपके तो हालांकि नहीं है, वहां पे ये देखा गया पिरामिडल शेप से प्लेनर हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, पिरामिडल से प्लेनर हो जाता है इस तरीके से। देखो इधर ऐसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसको 109 से कम एंगल मिल रहा है, यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है? 120 को तो जाएगा ना 120 में, ऐसे हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इवन ये पहले एडवांस में आया करते थे ये वाले क्वेश्चन, फिर जब एडवांस के पुराने होने लगे ना सवाल, तो फिर जेई में आने, मेंस में आने लग गए ऐसे सवाल, ठीक है? फिर मैम इसमें क्या खराबी है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, जब 13, 13, 14 जब पढ़ाऊंगी, देखो जब पढ़ाऊंगी प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी तो है d ऑर्बिटल, फास्फोरस के पास भी, इसको भी दो, ये भी देगा, ये भी देगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे देखा गया कि पिरामिडल में ही होता है, इसमें कोई प्लेनर में नहीं होता। मैम ऐसा इसके साथ अन्याय क्यों? ऐसा इसलिए होता है मेरा बेटा, क्योंकि फास्फोरस और बेसिकली यहाँ पे जो इसका 2p और इसका यहाँ पे क्या होता है 3d, उसमें ओवरलैपिंग कंपैरेटिवली बेटर होती है। यहाँ पे क्या होता है, फास्फोरस का साइज बड़ा है एक तो, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? फैली हुई है ज्यादा जगह में, तो इसलिए अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती। दूसरी चीज, फास्फोरस के पास खुद ही वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो वो ज्यादा इच्छा नहीं रखता सिलिकॉन को देने के लिए। दैट इज वाई जो ये लास्ट वाला है कंपाउंड, वो आपका क्या रह जाता है? पिरामिडल ही रह जाता है। इसमें सिर्फ ये पिरामिडल शेप में ना रह के प्लेनर शेप में कन्वर्ट हो जाता है, रीजन ड्यू टू p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। और अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना है तो आप इस तरीके से फिगर बना लो, ताकि 2 महीने बाद जब अपने नोट्स उठाओ तो तुम्हें मालूम रहे कि ऐसा कुछ किया था। है ना? थोड़ा अलग था ना ये कॉन्सेप्ट, प्लीज इसको लिख लीजिएगा, जल्दी से लिख लो और फिर मुझे कंफर्म करो लिखा कि नहीं लिखा। आदर्श लिख लिया, गर्व, गौरव, स्मृतिका, मनीषा, सुनिधि, और कौन है? श्रुति, अंजलि, आरुष, ऋषि, और कौन है? ले लिया क्या सबका नाम मैंने? वीरबक्श, अब्दुल्ला, धनंजय, कृतिका, राहुल। यस मैम। पूरा लिख लेते ना, फिर बाद में नोट्स पूरे करो। Yes, गौरव अभी कर लेते ना, ओके।
सिमरन लिख लिया, सुमित, संदीप, तुषार, ध्रुवी, Yes, ma'am. ये बहुत, और ये पता है एक ऐसा क्वेश्चन है सिर्फ जेई में नहीं, हर एंट्रेंस में आता है। तुम में से बहुत बच्चे सीयूईटी का भी भरते हो ना बैकअप के लिए, वहां पे भी आता है, और वो तो तुम मेरे से भी लिखवा लो, सीयूईटी में तो आएगा ही आएगा। ये मेरे टाइम भी आता था, हमारे टाइम सीयूईटी तो नहीं होता था। इवन ये मैंने ग्रेजुएशन करी हुई ना, वहां पे भी ये वाला जो क्वेश्चन बनता था ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। मतलब कभी भी तुम कोई भी एंट्रेंस का पेपर उठा लो, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा, और इवन यही देखने को मिलता है, तो इतना पॉपुलर सवाल है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है ये वाला सवाल। आपको बोला अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिटी। देखो, क्या तुम्हें पता है लुईस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के प्रति भूखे होते हैं, बोलो हाँ या ना, या जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, मिल जाए तो बढ़िया भला हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की भूख होगी उतना ज्यादा लुईस एसिड का करेक्टर होगा। अब यहाँ पे तुम्हें 3 दिए हुए हैं, यस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक BF3 दिया हुआ है, एक BCl3 दिया हुआ है, नहीं, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, इसलिए यहाँ पे देखिएगा प्लीज। अच्छा, अब जो मैं तुमसे पूछती जाती हूँ ना, मेरे को जवाब देना। मुझे ये बताओ, क्या बोरोन के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है हर तीनों में? बस ये बता दो। यस मैम। है, यानी कि सब में बोरोन के पास एक खाली p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। अच्छा हाँ, दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं भाई, ये क्या है? वैसे दोनों ही गलत है, ये है ही नहीं, आंसर ही नहीं है इसका। ठीक है, चलिए आइए। ऑल राइट, अब एक बात बताओ, बोरोन के पास खाली जगह है, अगर कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो क्या अपनी भूख को शांत कर सकता है? मतलब अपना लुईस एसिड करेक्टर को कम कर देगा? हाँ या ना में जवाब दो। यस मैम। सोच के मैं बोल रही हूँ, फिर बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन। बोरोन के पास खाली जगह है, अगर उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो अपनी भूख शांत कर लेगा, मतलब उसका जो लुईस एसिड करेक्टर है वो कम हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, बोरोन के पास 2p है वैकेंट, और फ्लोरीन भैया भी 2p है, 2p में है ना इलेक्ट्रॉन उसके, 2p5 याद करो, इसके पास 3p है, ये 4p है। तो तुम मुझे बताओ, बैक बॉन्डिंग होगी, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बैक बॉन्डिंग, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ। अब तुम मुझे बताओ, कौन बढ़िया तरीके से बोरोन को दे पाएगा इलेक्ट्रॉन? फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन? फ्लोरीन। Fluorine. वाई फ्लोरीन? वाई फ्लोरीन? वाई फ्लोरीन? बोलो बोलो, सही जा रहे हो, बोलो, गलत होएगा जैसे होगा देखी जाएगी, बताओ। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मैम बहुत ज्यादा है, मैम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है उसके शेल में, तो मैम वो डोनेट करना चाहेगा। ओके, और कोई? लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सबके पास बेटा 3-3 लोन पेयर है, और यहाँ पे खाली क्लोरीन, फ्लोरीन के साथ एक और फ्लोरीन नहीं जुड़ा हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ एक और क्लोरीन जुड़ा, थोड़ा और सोचो, और सोचो। यहाँ पे 2p 3p के बीच, 2p के बीच में हो रही है बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे 2p 3p, वेरी गुड, पकड़ लिया गौरव ने। यहाँ पे 2p 4p, यस, साइज फैक्टर। 2p 2p का ओवरलैप, 2p 3p का ओवरलैप, 2p 4p का ओवरलैप, कहाँ पे बढ़िया होगा तुम मुझे बताओ सारे? 2p फर्स्ट 2p में। तो यहाँ पे जो रीजन आएगा ना, साइज का आएगा, साइज से भी बेटर वो लिखेगा इफेक्टिव ओवरलैपिंग। वैसे तो तुमने पकड़ लिया, बट ओवरलैपिंग वर्ड इज बेटर टू यूज दिस, है ना। तो यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी, मतलब फ्लोरीन जो है वो ज्यादा भूख शांत कर पाएगा, यानी कि इसका लुईस एसिड करेक्टर सबसे कम होगा। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर विल बी सी ऑप्शन। हो जाएगा, इसको भी लिख लो, इसको 10 स्टार लगाने 10 लगा लो,
क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ग्रुप नंबर 13 से। ये वाला करो, ये वाले गलत करे हुए थे कुछ बच्चों ने। आपको बोला है 46 में जो MHM नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स बताओ भाई, यही होते हैं, नाना पटेकर, ऐश्वर्या सब्देमार, है ना। तुम्हें याद है मैंने बोला था डाउन द ग्रुप जाओगे तो बॉन्ड एंगल कम होता है और 90 डिग्री के आसपास हो जाता है सबका, याद करो। ऐसा क्यों होता है? दो चीजें बताई थी मैंने तुम्हें। एक तो ये बताया था कि ये जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, है ना, क्योंकि जब फॉस्फोरस हाइड्रोजन आर्सेनिक हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे नहीं होती है। इसीलिए इनके जो लोन पेयर है फॉस्फोरस पे, आर्सेनिक पे, एंटीमनी पे, बिस्मथ पे, वो sp3 ऑर्बिटल में ना होके किस में होते हैं? प्योर पी ऑर्बिटल में होते हैं बेटा। याद करो, एक क्वेश्चन भी करवाया था मैंने ऐसा, मुझे अच्छे से याद है, प्योर पी ऑर्बिटल में होते हैं। एक ये रीजन बताया था। दूसरा मैंने बोला था जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है बॉन्ड एंगल भी क्या होता है? कम होता है। तो तुम्हें ना बॉन्ड एंगल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे करेक्ट बताना था। गेटिंग माय पॉइंट? तो फर्स्ट वो क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। पहली बात है इस ऑप्शन ही गलत है। बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप क्या होती है? बोलो, घटती है, डिक्रीज, घटती है, तो ये तो गलत है। ऑलमोस्ट प्योर ऑर्बिटल आर यूज्ड, यस ये ठीक है। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है क्या? बताओ। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं मैम, घटती है। नीचे जाते जाते बिस्मुथ बड़ा, हाइड्रोजन बेचारा छोटा, गलत है ये भी। मैम। और वैसे ही रीजन भी नहीं है क्लोजर टू 90 वाला का। फिर वो कह रहे हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम नियरर, मतलब व्हेन यू गो टू नाइट्रोजन टू एंटीमनी तो क्या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास आ जाते हैं? नहीं मैम, वो तो तब आते हैं जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। लेकिन डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम हो रही है, तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ का जो आंसर मार्क करना था आप, मतलब लिखना जो था आपको, क्या लिखना था? एक। क्या लिखना था? एक लिखना। बाकी सारी स्टेटमेंट गलत थी मेरा बेटा। आपका बी वाली स्टेटमेंट जो थी वो अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पा रही थी, ठीक है। चलिए ये वाला बताइए कितनी करेक्ट स्टेटमेंट है? HCl क्या वीकर एसिड होता है क्या? नहीं मैम, एसिड होता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है डाउन द ग्रुप? हाँ मैम बढ़ता है। क्लोरीन की क्या लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है? नहीं मैडम, पूरा पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है ज्यादा होती है? मैम ज्यादा होती है, गलत है। सबसे ज्यादा Cl2 की होती है, फिर Br2, फिर F2 और लास्ट में I2। ये सवाल तो तुम लोग पढ़ ही लो ना, ये तो इम्पोर्टेंट भी है और इसमें रट्टा भी नहीं मारना तुम लोगों को, ठीक है। ये वाला बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, मस्त सवाल था, मस्त। निक्टोजेंस में एलिमेंट फॉस्फोरस बहुत सारे एसिड्स बनाता है। आपको टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी थी फॉस्फोरस में ऑन द डिस्क। क्या मैंने ये रिएक्शन मार्क करवाई थी तुम लोगों को? H3PO3 मैंने कहा था जितने भी डिस्प्रपोर्शनेशन है ना उसको तो निगल लो, मतलब बहुत अच्छे से आना चाहिए। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब होता है जो सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो ये ऑक्सीडाइज होके इसमें चेंज हो जाता है, रिड्यूस होके इसमें चेंज हो जाता है। तो बस अब तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। चलो निकाल लो। यहाँ पे कितनी आई? 5 -3। तो ऐड करो ना दोनों को। 2। तो आंसर कितना आना था? मुश्किल नहीं है बच्चों ये चैप्टर, ट्रस्ट में। बस थोड़ा हाँ रिवीजन थोड़ा सा मांगेगा ये तुम्हारे को, बाकी ठीक है। ये वाला 49 में हाउ मेनी, क्या पूछा है इसने? हाउ मेनी सेंटेंसेस रिगार्डिंग नाइट्रोजन एज अ रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट, मतलब इनर्ट क्यों होता है? इनर्ट होने के पीछे उसका रीजन क्या होता है? 2 मेन रीजन होते हैं। एक ट्रिपल बॉन्ड होता है क्योंकि उसका और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी ज्यादा होती है। बस हो गया बेटा, खत्म है, ठीक है। 2 रीजन होते हैं मेन रिएक्ट इनर्ट होने के। पहला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, ट्रिपल बॉन्ड। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को मत नहीं लगाना था यहाँ पे, और ना ही एटॉमिक रेडियस और ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। आपसे पूछा था इनर्ट, तो उसके मेन यही रीजन होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है।
द सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ भाई, बोलो भाई क्या कहते हो, नाइट्रोजन कितने शेयर करता है? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल 3 बॉन्ड है। हीलियम 0, यस मैम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 4 आंसर क्या आएगा? 10। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मेरी बैटरी चली गई, 1 मिनट दे दो बस मेरे। ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है कि मैम इसके अलावा भी सवाल थे जो हमारे गलत हुए और हमें समझ नहीं आए, मेरे को आप भेज देना, आप लोगों को मैं आज रात को ही उसका आंसर दे दूंगी, ग्रुप में भेजना लेकिन, ठीक है। उसमें गलत दिया हुआ बेटा आंसर की में, उसमें हीलियम का मॉलिक्यूल बना के दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके और भी सवाल गलत थे, जस्ट टैग मी इन द डाउट सॉल्विंग ग्रुप, आई विल रिजॉल्व द क्वेश्चन। अब सुनो, डीएनएफ सबसे आखिरी वाला बेटा इसमें नहीं डाला यार, आखिरी वाला मैंने, वो तुम्हें मेरे को अलग से भेजना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैंने वो वाले क्वेश्चंस लिए थे जो ओवरऑल क्लास के जो है गलत हुए हैं या जो भी छोड़े हैं। अच्छा एक बार सुन लो, डी एंड एफ ब्लॉक कैसे करना है आप लोगों को। डी एंड एफ ब्लॉक की मैं आप लोगों को हाईलाइट्स दूंगी आज एनसीईआरटी की, मतलब मैंने खुद उसको हाईलाइट किया है एनसीईआरटी को। अगर आप लोगों के नोट्स रिवाइज हो गए, आप एक बार उसको हाईलाइट को जरूर पढ़ेंगे, उससे बाहर ना तो जेई में आएगा तुम्हारा सवाल और ना ही तुम्हारे अवंती वाले कभी टेस्ट में आएगा। मैं हाईलाइट कर दिया वहां पे, आप उसका पीडीएफ ओपन कर लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से जो जो चीजें हाईलाइट की हैं उसमें, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को जो डीपीपी दिए हैं मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। बट इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये वाला काम करना है, नोट्स रिवाइज कर लेना, पहला फर्स्ट प्रायोरिटी वही होना चाहिए डीपीपी, क्योंकि थोड़ा याद करने वाला चैप्टर है, सिर्फ थ्योरी करके जाओगे तो नहीं बनेंगे सवाल। डीपीपी प्लीज कर लीजिएगा, 6 डीपीपी मैंने दी दी है इस चैप्टर की, और फिर हाईलाइट्स आप लोग कर लेना, हाईलाइट्स मैं भी भेज देती हूँ ग्रुप में, ठीक है। तो बस इस तरीके से ही आप लोगों को प्रिपेयर करना है। आप पहले वो चीजें पढ़ लो जहां पे आप समझ के वो चीजें पढ़ सकते हो, जैसे एक पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। आपको दिख भी जाएगा जब मैं हाईलाइट्स भेजूंगी, टेबल में कौन कौन सी चीजें आप लोगों को पढ़नी थी वो हाईलाइट कर रखी है ना। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है ना, पहाड़ की ऊंची चोटी, उस ग्राफ को आपको रीड करने समझना है, ठीक है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन समझना है। प्रिपरेशन पोटेशियम परमैंगनेट की डायमैग्नेट, उसकी डाइक्रोमेट की, उनके कलर किस वजह से आते हैं, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर, लेंथेनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन है ना, और डायपोल मूवमेंट का सवाल, यही क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से बस, ठीक है जी। तो इस तरीके से पढ़ लेना आप, है। कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा। और परसों से वी विल स्टार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Coordination compound will take 10